हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। क्लास 12th के जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे थे फिजिक्स में न्यूमेरिकल की सीरीज आप लोग पढ़ रहे थे। आपको बताया था जो छोटे न्यूमेरिकल होते हैं वो एक दिन में लगभग आपको हम 10 डाल देते हैं और जिस दिन बड़े न्यूमेरिकल होते हैं उस दिन न्यूमेरिकल केवल 5 पढ़ पाते हैं। अब देखो इस लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों ने थ्योरी में आपने 6 लेसन तक कंप्लीट कर लिया था, या एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी के हिसाब से आपने 2 यूनिट पढ़ ली थी। पहला जो पढ़ा था वैद्युत आवेश अथवा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, और दूसरी यूनिट में आपने पढ़ा था वैद्युत धारा। वैद्युत धारा में आप लोगों ने 2 चैप्टर पढ़े थे, एक पढ़ा था क्या वैद्युत चालन और दूसरा पढ़ा था किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ, जिसमें आपने व्हीटस्टोन सेतु पढ़ लिया था, मीटर सेतु पढ़ लिया था, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपने विभवमापी पढ़ा था, विभवमापी के अनुप्रयोग नेक्स्ट जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपने पढ़ा था। इसमें पढ़ेंगे अगला चैप्टर जो है यूनिट आपकी बात करें तो चुंबकत्व है, और जो पहला यूनिट का जो पहला चैप्टर है वो गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि चुंबक की बात करते हैं, चुंबक की। तो आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, आपको थ्योरी स्क्रीन में दिख जाएगी, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व एशिया की एक माइनर थी जिसका नाम क्या था, मैग्नीशियम था। तो एक मैग्नीशियम नामक स्थान पर, कौन सा स्थान था, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम नामक स्थान पर देखा गया तो लोहे का एक ऑक्साइड होता है जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड, लोहे का ऑक्साइड मैग्नेटाइट। लोहे का ऑक्साइड जो होता है मैग्नेटाइट होता है, ऑक्साइड मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। अब जो मैग्नेटाइट होता है लोहे का ऑक्साइड, जिसका Fe3O4 होता है अणुसूत्र, इसमें देखा गया कि एक लोहे का मैग्नीशियम एशिया के एक जो माइनर थी, मतलब खान थी, वहाँ पे मैग्नीशियम नामक स्थान पर देखा गया कि एक लोहे का ऑक्साइड पाया गया, ठीक है, जिसका नाम क्या था, मैग्नेटाइट था, जिसका अणुसूत्र क्या है, Fe3O4 है, ये पाया गया। और इसमें देखा गया कि इसमें क्या है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। इसी गुण को क्या कहते हैं, इसी कारण और इसी मैग्नेटाइट के नाम के आधार पर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, जिसको नाम दे दिया गया चुंबक। चूंकि ये मैग्नेटाइट है तो मैग्नेटाइट से ही क्या बना हुआ है, मैग्नेट। मैग्नेट जो नाम आया वो इसी मैग्नेटाइट से नाम आया मैग्नेट का, और मैग्नेट मतलब चुंबक। ये बात हो गई। तो आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व एशिया की एक माइनर मतलब खान में क्या देखा गया कि एक मैग्नीशियम नामक स्थान पर लोहे का एक ऑक्साइड पाया गया, जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट बोलते हैं, और जिसका अणुसूत्र बच्चों क्या होता है, Fe3O4 होता है। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व एशिया की एक माइनर में जो कहाँ पे स्थान था, मैग्नीशियम नामक स्थान पर लोहे का एक ऑक्साइड पाया गया जिसे बोलते हैं Fe3, जिसमें लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण था। मैग्नेटाइट के नाम से इसका नाम क्या पड़ा, मैग्नेट पड़ा। चुंबक का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है। इसका जो गुण है चुंबक का वो क्या है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करना। और चुंबक का अध्ययन क्या कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है। चुंबक का जो अध्ययन है क्या कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है। चुंबक का यह अध्ययन ही क्या कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है। क्लियर। तो आपने चुंबक की बेसिक जानकारी आप लोगों ने सीखी। अब बात करते हैं किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की। किसकी बात करें, चुंबकीय क्षेत्र की। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र को ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। तो बात कर रहे हैं किसकी, चुंबक की, चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र बच्चों समझेंगे तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, कि चुंबक के चारों ओर जैसे चुंबक रखा हुआ है, ये क्या रखा है, मैग्नेट, जिसमें ध्रुव होते हैं N और S, चुंबकीय ध्रुव होते हैं। अब होता क्या है कि इसके एक चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ तक ये किसी भी चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहे को रख दें वहाँ पर उसको क्या करेगा, ये आकर्षित कर लेगा। एक एरिया होता है,
इस एरिया के समीप, इस एरिया तक तो इसका आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अगर चुंबक है, चुंबकीय पदार्थ है, तो उसको आकर्षित करेगा। अगर यहाँ नज़दीक रखी तो करेगा, यहाँ रखी तो रखी। अब जैसे हम यहाँ पे रख दें छोटी सी चुंबकीय पदार्थ या लोहे की कोई कील या कोई छोटा सा कण, वो क्या करेगा, इस चुंबक इसको आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि इसका प्रभाव वहां तक नहीं है। बात समझ रहे हैं ना, कि एक एरिया होता है चुंबक के चारों ओर, एक क्षेत्र होता है जहां तक ये छोटे छोटे कणों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। जहां तक ये छोटे छोटे कणों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। डिफिनीशन कैसे देनी है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी चुंबकीय पदार्थ पर, जहां पर कोई चुंबकीय पदार्थ क्या करता है, आकर्षण के बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय बल क्षेत्र कहलाता है। फिर से समझना, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ध्यान समझना, याद भी करना है तुरंत। तो क्या होगा, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य पदार्थ आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य पदार्थ आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय बल क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय बल क्षेत्र कहलाता है। या देखो, एक होती है कंपास सुई, आपको लैब में देखने को मिल जाएगी, एक डिब्बी जैसी होती है और इसमें एन और एस लिखा होता है और ऐसे एक तीर होता है। क्लियर, इस प्रकार कुछ होता है ऐसे। तो होता क्या है कि चुंबक के चारों ओर एक एरिया, जैसे कंपास सुई है, ये तुम्हारी कंपास सुई हो गई, ये हो गई कंपास सुई। इस टाइप से एक डिब्बी होती है जिसमें इधर उधर कांच लगा होता है और आस पार आपको ट्रांसपेरेंट कांच लगा होता है, तो स्पष्ट दिखती है सुई। एक तरफ एन लिखा होता है, एक तरफ एस लिखा होता है। इसको जनरली अगर किसी चुंबक के समीप ना रखें, किसी चुंबक के समीप ना रखें और इधर उधर रखें, तो ये क्या होगा कि इसको किसी तरफ सुई इस पर फ्री होती है, फ्री मूव करती है, फ्रीली, मतलब स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूम सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम इसको एक चुंबक के समीप रखते हैं तो उसका एक एरिया कि यहाँ पे अगर रखने पर चुंबकीय सुई की दिशा इस तरीके से है तो ऐसे ही रहेगी। इसको अगर हम बढ़ाएंगे थोड़ा तो कुछ इस प्रकार से शेप बन जाएगा, ऐसे घूम जाएगी। आगे बढ़ाएंगे तो कुछ इस प्रकार से शेप होगा। मतलब ये क्या होता है, यहाँ से आके और ऐसे चला जाएगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कंपास सुई सदैव एक निश्चित दिशा में ठहरती है। किस दिशा में ठहर रही है, एक निश्चित दिशा में ठहरती है। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कंपास सुई जो होती है उसको चुंबकीय क्षेत्र में जब हम रखते हैं तो क्या होता है, वो सदैव एक निश्चित दिशा में ठहरती है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, अर्थात इस पर क्या हुआ, अब देखो इस क्षेत्र में रखा जाएगा तब तक तो एक निश्चित दिशा में ठहरेगी, इस क्षेत्र के इधर उधर रख देंगे तो ये निश्चित दिशा में, मतलब स्वतंत्र रूप से घूमेगी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी परफेक्ट। जैसे हम डिब्बी को घुमा देंगे वैसे घूम जाएगी। लेकिन यहाँ पे रखने पर अगर हम डिब्बी को भी घुमाएं तो अंदर की सुई इसी दिशा में ही रहेगी। अर्थात चुंबक के चारों ओर या चुंबकीय क्षेत्र में कंपास सुई को रखने पर सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित हो जाता है। क्या आरोपित हो जाता है, एक बल आघूर्ण आरोपित हो जाता है, जिसके कारण वह सदैव एक निश्चित दिशा में ठहरती है। क्लियर। तो वही कह रहा है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे, पहले तो जो पहली परिभाषा होता है उसको रिपीट करते हैं, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई चुंबकीय पदार्थ आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय बल क्षेत्र कहलाता है। इससे हम दूर ले जाएं, अगर चुंबक से हम बहुत दूर वस्तु रख दें तो कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल नहीं कार्य करेगा। या इसको साइंस की भाषा में कह देता है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ किसी कंपास सुई को रखने पर उस पर एक बल आघूर्ण आरोपित हो जाता है, जिसके कारण वह सदैव एक निश्चित दिशा में ठहरती है। इसकी अपनी क्या होगी, एक निश्चित दिशा होगी, जिसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय बल क्षेत्र कहते हैं। अभी आगे आपको बताएंगे जब चुंबकीय बल रेखाएं तो और स्पष्ट कर देंगे आपको। तो ये हो गई किसकी बात, चुंबकीय क्षेत्र की। देखो ऑस्टेर्ड के प्रयोग, ऑस्टेर्ड ने प्रयोग किया कि बताया कि जैसे चुंबक के चारों ओर क्या होता है,
आपने देखा कि जब चुंबक कोई रखा हो मैग्नेट और उसके पास क्या रखें, कोई चुंबकीय सुई रख दें, तो आपने देखा कि चुंबकीय सुई को या कंपास सुई को इसके समीप रखने पर उस पर एक बल आघूर्ण आरोपित हो जाता है। कंपास सुई को रखा गया तो ये क्या होगी, सदैव एक निश्चित दिशा में ठहर रही थी। सेम आस्टर्न ने प्रयोग में बताया कि जब किसी धारावाही चालक होता है कोई, इसमें क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, और धारा कब प्रवाह होगी, जब आवेश प्रवाहित होगा। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो जब किसी चालक में आवेश का प्रवाह होता है, जब किसी चालक में आवेश का प्रवाह होता है या धारा प्रवाहित हो रही होती है, तो उसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कैसे पता चला, कि जैसे इसमें चुंबक के चारों ओर किसी कंपास सुई को रखने पर उस पर एक बल आघूर्ण आरोपित हुआ, सेम इसी प्रकार क्या हुआ कि अगर हम धारावाही चालक, जैसे आपके यहाँ धारा प्रवाहित हो रही चालक तार में, जब करंट का फ्लो हो रहा हो, करंट बह रहा हो, तो उसके समीप आप कंपास सुई रखेंगे तो वो भी किस प्रकार बिहेव करेगी, जैसे चुंबक के समीप रखने पर बिहेव कर रही थी, व्यवहार कर रही थी। अर्थात इसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जो धारावाही चालक तार होता है उसके भी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, भले उसमें रबड़ चढ़ी हो, प्लास्टिक चढ़ी हो, समझ रहे हैं तार में, फिर भी उसकी ओर चारों ओर क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यह प्रयोग करके किसने बताया, आस्टर्न ने बताया। अब आस्टर्न ने प्रयोग करके यही बताया कि वैज्ञानिक आस्टर्न ने प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात किया कि जिस प्रकार एक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आवेश, गतिमान आवेश, जब गति करता है तो धारा प्रवाहित होती है, गतिमान आवेश अथवा धारावाही चालक के चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, उत्पन्न हो जाता है, धारावाही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब बात करते हैं कि इस धारावाही चालक तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, इसका अध्ययन बायो तथा सेवर्ट नाम के दो वैज्ञानिकों ने किया। तो उन्होंने ये बताया कि जैसे धारावाही चालक तार तो ये है कैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा, और इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह भी हो रहा है। तो अब आस्टर्न ने तो ये बता दिया कि धारावाही चालक तार में जब कोई वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आस्टर्न ने अपने प्रयोगों द्वारा बताया कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा या किन किन बातों पर निर्भर करेगा, इसके बारे में किसने बताया, फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने। तो फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने यह बताया कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। जिसका मान उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसका अध्ययन फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने किया। और उन्होंने यह ज्ञात किया कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित कारकों पर या निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, समझिए। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया है कि इसका लघु भाग लिया, जो धारावाही चालक तार था उसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया उन्होंने, पूरा चालक तार ना लेके छोटा सा भाग लिया, क्योंकि उनको पता था तार की लंबाई कितनी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, उससे फर्क पड़ेगा, लेकिन उन्होंने एक छोटा सा पार्ट लिया। ये स्मॉल आई एम्पियर की चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही, उन्हें एक छोटा सा पार्ट लिया, इसका छोटा सा भाग लघु अवयव ले लिया, और जिसकी उन्होंने कह दिया कि हमने मान लिया कि इसकी जो लंबाई है वो डीएल है, स्मॉल डीएल है। इस चालक तार से उन्होंने कहा कि एक कुछ दूरी पर या स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट है पी, पॉइंट क्या है पी, ये जहां हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस पे कट्टम क्यों लगाया गया है अभी बताया जाएगा। तो देखो क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है यहाँ पे, जिसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई, स्मॉल आर हो गई। यह मान लिया कि चालक तार के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो कितनी चीज़ें होंगी ध्यान देखना, एक तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इस पर निर्भर करेगा। दूसरा है चालक तार के लघु अवयव की लंबाई, जो लघु अवयव छोटा सा भाग लिया गया है, अवयव का मतलब होता है टुकड़ा या खंड, तो छोटा सा जो लघु अवयव लिया गया है डीएल, स्मॉल एलिमेंट बोल सकते हैं इंग्लिश में, इस पर यह निर्भर करेगा। तो एक धारा पे, दूसरा इस एलिमेंट पे, दूसरा इस बिंदु से, इस लघु अवयव से बिंदु, जिस बिंदु पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस पर निर्भर करेगा, उसकी दूरी पर निर्भर करेगा, ये स्मॉल आर पर। और इस धारावाही चालक तार या लघु अवयव और इस बिंदु को धारावाही चालक तार से मिलाने वाली
रेखा के बीच बने कोण पर निर्भर करेगा। इन कारकों पर यह निर्भर करता है, 4 कारकों पर। धारा, लघु अवयव की लंबाई, लघु अवयव की बिंदु P से दूरी, लघु अवयव को मिलाने वाली रेखा, लघु अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा तथा लघु अवयव के बीच बनने वाले कोण पर निर्भर करेगा। तो नंबर 1 तो यह है कि यह चालक में प्रवाहित धारा स्मॉल आई के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक तार में जो प्रवाहित वैद्युत धारा स्मॉल आई के जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न होगा dB, स्मॉल एलिमेंट लिया इसलिए स्मॉल पार्ट लेंगे, डी जब लग जाए किसी अवयव के अंदर उसका मतलब होता है उसका बाद में हमें समाकलन करना या इसका छोटा भाग हम ले रहे हैं। क्लियर? और ये हो गया इसका चुंबकीय क्षेत्र dB। तो कह रहा है कि नंबर 1 में आपसे यही कह रहा है जो थ्योरी में आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि बिंदु B पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या यह चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा, यह कौन? चुंबकीय क्षेत्र। चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा स्मॉल आई के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो dB है वो अनुक्रमानुपाती है किसके? स्मॉल आई के। पहला समीकरण हो गया। दूसरा, आपको पॉइंट स्क्रीन में दिख रहा है, तो पहला पॉइंट लिखने के बाद आप लोग ये नोट करेंगे। पहले तो आप लिखेंगे कि किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, किसी धारावाही चालक तार के कारण क्या होता है, उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया और उन्होंने ये बताया कि यह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। उसके बाद फिगर बना लेना। कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है? नंबर 1, यह चालक तार में प्रवाहित वैद्युत धारा स्मॉल आई के अनुक्रमानुपाती होता है। आई के अनुक्रमानुपाती dB। नंबर 2, सेकेंड नंबर की बात करें तो यह क्या होता है, जो फर्स्ट पॉइंट लिखने के बाद स्क्रीन से आपको ये नोट कर लेना है। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे या लिखे दे रहे हैं हम, यह चालक तार के लघु अवयव की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये लघु अवयव की लंबाई के अनुक्रमानुपाती कौन? चुंबकीय क्षेत्र भी अनुक्रमानुपाती है dl के। ये समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड। थर्ड की बात करें, थर्ड पॉइंट की, तो ये लघु अवयव यह क्या होता है? थर्ड पॉइंट में यह चालक तार, यह लघु अवयव तथा बिंदु P से, चालक तार की बिंदु P से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह चालक तार की बिंदु P या यह लघु अवयव की लिख लो, लघु अवयव dl की बिंदु P से दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह क्या है? लघु अवयव बेटा कितना है? dl, और इससे दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? r। तो कह रहा था कि जो यह होता है, यह मतलब चुंबकीय क्षेत्र, चालक तार की या लघु अवयव की बिंदु P से दूरी है स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो 1/r² के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा किसके? r² के। ये हो गया थर्ड समीकरण। इसके बाद फोर्थ में कहता है आपसे कि यह चालक तार तथा चालक तार को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, यह चालक लघु अवयव तथा लघु अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या का मतलब क्या होता है? साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो लिखेंगे यह लघु अवयव dl तथा
बिंदु P को लघु अवयव से मिलाने वाली रेखा लघु अवयव से, यह लघु अवयव तथा बिंदु P को लघु अवयव से मिलाने वाली रेखा लघु अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा कौन सी रेखा है? इस रेखा के बीच बने कोण, रेखा के बीच बने कोण। समझना आपको बहुत डिटेल में है, क्योंकि समझ में आ गया तो आप अपने मन से कर सकते हैं पूरा। तो यह लघु अवयव DL तथा बिंदु P को, यह लघु अवयव DL तथा बिंदु P को लघु अवयव से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण थीटा की ज्या, और ज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। ये हो गया। अतः या अर्थात क्या हो जाएगा? DB इक्वल जो होगा प्रोपोर्शनल टू, वो हो जाएगा साइन थीटा के। DB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ये हो जाएगा। ये कौन सा समीकरण हो गया? समीकरण हो गया 4, 4 नंबर समीकरण हो गया। फिर से एक बार देख लो इसको पूरा। कह रहा था कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न जब किसी धारावाही चालक तार के कारण क्या होता है? उसके समीप एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसका अध्ययन फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने किया। और उन्होंने इसका अध्ययन करके ये बताया कि धारावाही चालक तार के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, यह लघु अवयव यह चालक तार में प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 2, लिख दे जाए इस पॉइंट को भी फर्स्ट नंबर पॉइंट में, यह चालक तार में प्रवाहित धारा स्मॉल I के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह नंबर 1 चालक तार में प्रवाहित वैद्युत धारा स्मॉल I के अनुक्रमानुपाती होता है, I के अनुक्रमानुपाती है। नंबर 2, यह चालक तार के लघु अवयव, जो लघु अवयव छोटा सा पार्ट दे रहा है, उस लघु अवयव के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 3, यह चालक तार या लघु अवयव को बिंदु P से, लघु अवयव तथा बिंदु P के बीच की दूरी कितनी? स्मॉल r, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम का मतलब 1/, में, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। नंबर 4, यह लघु अवयव तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, यह लघु अवयव तथा बिंदु P को लघु अवयव से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के, कोण की ज्या मतलब साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, ये लिख लिया। अब ये 4 समीकरण बने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। चारों समीकरणों को क्या करेंगे? मिला देंगे, लिखेंगे चारों समीकरणों को मिलाने पर। यह सभी समीकरणों को ऐसे लिख लो, क्या लिखेंगे? सभी समीकरणों को मिलाने पर। इस सभी समीकरणों को मिलाएंगे। जब सभी समीकरणों को मिलाएंगे तो आप पाएंगे क्या कि DB जो होगा, DB प्रोपोर्शनल टू किसके किसके प्रोपोर्शनल था? I के, DL के, और किसके प्रोपोर्शनल है? साइन थीटा के। ये तो अनुक्रमानुपाती है। I DL और साइन थीटा तो ऊपर आ जाएंगे, I DL साइन थीटा, और अपॉन में क्या आएगा? R², क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती, तो ये आ गया R²। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये हो गया इतना क्या? प्रोपोर्शनल टू। ये इन 4 कारकों पर क्या होता है? निर्भर करता है। आपको पता है कि जब अनुक्रमानुपाती, जो ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, आप छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं
कि जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह उठता है तो इसकी जगह पर क्या आता है, कोई ना कोई नीतांक आता है। तो इसकी जगह पर क्या करेंगे, कोई नीतांक ले लेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे लिखेंगे इस संबंध को, पहले तो ये जो संबंध आया इस संबंध को क्या कहते हैं, बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। इस संबंध को बायो-सेवर्ट नियम कहते हैं। बायो-सेवर्ट नियम कहते हैं या बायो-सेवर्ट संबंध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बायो-सेवर्ट नियम कहते हैं। ये शायद नहीं आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, तो इसको हम लिखे दे रहे हैं, कहते हैं। ये हो गया आपका ये संबंध। अब देखो, आपको जैसा कि हमने बताया है कि यदि माध्यम क्या हो, निर्वात अथवा वायु हो, यदि चालक निर्वात अथवा वायु में स्थित हो, तो इस स्थिति में यदि धारावाही चालक या चालक निर्वात अथवा वायु में स्थित हो, अथवा वायु में स्थित हो, वायु में क्या हो, स्थित हो, निर्वात अथवा वायु में स्थित हो, तब आप पाएंगे क्या कि निर्वात अथवा वायु में स्थित हो, तब जब निर्वात अथवा वायु में स्थित है तब जो आता है इस संबंध को इस प्रकार हम लिख सकते हैं, तब dB बराबर लिख सकते हैं μ0/4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन लिख सकते हैं r²। यह हो गया इसका फार्मूला, जहां आपको पता है μ0/4 पाई क्या है, नीतांक है, जहां μ0/4 पाई अनुक्रमानुपाती नीतांक है, अनुक्रमानुपाती नीतांक है। नीतांक आप लोग जानते हैं जिसका मान क्या हो, कभी ना बदले, नीतांक है। और μ0 को जो कहते हैं वो निर्वात की क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। μ0 को निर्वात की क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। तो फिर से इसको एक बार समझिए पूरा, फिर उसके बाद बात करते हैं। इसके आगे भी अभी थोड़ा बचा हुआ है। देखो, अगर बात करें किसकी, इसकी की जब किसी आपने पढ़ा कि जब कोई धारावाही चालक तार होता है, जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फ्रांस के वैज्ञानिक जो बायो तथा सेवर्ट ने थे, तो ये तो आपको पता चल गया चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, लेकिन भैया कब कहाँ पे कितना होगा ये भी तो हमें पता होना चाहिए। कब कहाँ पे कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा इसका भी मान तो पता हो, तो उसका मान पता करने के लिए कब कहाँ और कितना होगा या कितनी दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, यह ज्ञात करने के लिए फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने एक अध्ययन किया और उस अध्ययन के अनुसार उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि किसी धारावाही चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र इसके समीप उत्पन्न होता है, ठीक है, वो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है? नंबर 1, चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा स्मॉल आई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dB प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आई। नंबर 2, ये जो लघु अवयव होता है dl, इस dl की लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dB प्रोपोर्शनल टू dl। फिर इसके बाद 3 नंबर की बात करें तो यह लघु अवयव तथा बिंदु P के बीच की दूरी, लघु अवयव dl तथा बिंदु P के बीच की दूरी स्मॉल r के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसके बाद बात करें तो यह लघु अवयव तथा लघु बिंदु P को लघु अवयव से मिलाने वाली रेखा, लघु अवयव और लघु अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के जो बीच कोण बनता है थीटा, उसकी क्या होता है, ज्या का मतलब साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये 4 समीकरण आपको प्राप्त हुए, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इन चारों समीकरणों को मिलाएंगे तो आई dl और साइन थीटा आपको ऊपर मिल रहा है और r² नीचे मिलेगा, तो r² नीचे का लिख दिया। इसी संबंध को, जो ये आपका संबंध प्राप्त हुआ, इस संबंध को क्या कहते हैं, इस संबंध को बायो-सेवर्ट नियम कहते हैं। यदि आपको बायो-सेवर्ट नियम पूछेगा तो ये पूरा करना है। यदि चालक कहाँ पे हो, निर्वात अथवा वायु में रखा हो, तो इस प्रोपोर्शनल टू को हटा के μ0/4 पाई लिख देते हैं। μ0/4 पाई होता है वो अनुक्रमानुपाती नीतांक है। μ0 को क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। μ0 को क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं।
अब देखो इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए इतना, फिर उसके बाद हम बताएं। देखो जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होगा वो आएगा न्यूटन प्रति होता है एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर अथवा होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यह मात्रक कहाँ से आया, ये आपको आगे डेरिवेशन एक मिलेगा, उसमें हम आपको समझाएंगे इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर आपका कैसे आया। इसके बाद देखो बात करते हैं अभी म्यू नॉट अपॉन, जहाँ बताया था म्यू नॉट अपॉन जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है वो क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। म्यू नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। अब म्यू नॉट का देखो मान क्या होता है और इसका मात्रक और इसकी विमा की बात करेंगे। म्यू नॉट का मात्रक और विमा की, देखो बात कर रहे हैं किसकी, म्यू नॉट की। तो म्यू नॉट का जो मान होता है, म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर। अब इसमें भी देखो एक कंडीशन होती है क्या, कि इसका मात्रक किस में होना चाहिए, आई किस में होना चाहिए, यदि स्मॉल आई क्या है, वैद्युत धारा, आई एम्पियर में, आई एम्पियर में, कॉमा डीएल मीटर में, जो लघु अवयव की लंबाई डीएल है वो किस में हो, मीटर में, तथा आर स्मॉल आर भी मीटर में हो, तथा स्मॉल आर मीटर में हो, मीटर में हो। तब म्यू नॉट का बच्चों जो मान होता है वो म्यू नॉट बराबर होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7 और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ध्यान से समझना, इसको पूछ देता है। अभी बी के कई मात्रक मिलेंगे, टेस्ला भी मिलेगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर मिलेगा, गॉस भी मिलेगा। गॉस बताएंगे गॉस बराबर कितने टेस्ला के होता है, 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला के। तो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर अथवा होता है वेबर प्रति एम्पियर मीटर, अथवा वेबर प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति एम्पियर मीटर यह होता है। अब देखो बात करें म्यू नॉट की विमा की। ये तो आपने म्यू नॉट का क्या पढ़ लिया, मान पढ़ लिया, ये पढ़ा आपने मान और मात्रक इसका। अब हम लोग बात कर रहे हैं म्यू नॉट की विमा की। तो म्यू नॉट की विमा, तो देखो बच्चों जब म्यू नॉट की विमा की अगर बात करें तो म्यू नॉट की विमा क्या आएगी, तो ये दे रहा है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो विमा किसकी निकालेंगे, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर की विमा निकालेंगे, किसकी, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर की। म्यू नॉट की विमा कह रहा है तो म्यू नॉट का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो हो जाएगा ऊपर या न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर की विमा, एम्पियर स्क्वायर की विमा। इसकी जब विमा की यदि हम लोग बात करें तो न्यूटन किसका होता है, बल का मात्रक, और बल की जो विमा होती है वो होती है mL/t-2। ये आपको फर्स्ट ईयर में सिखाया गया है। और एम्पियर की बात करें तो एम्पियर की होती है A2। तो क्या हो जाएगा, ये A प्लस का है, जब ये प्लस का है तो ऊपर जाएगा, काय का हो जाएगा, माइनस का। तो हो जाएगा mL/t-2, ये A ऊपर गया तो A की पावर हो गई -2, तो इसकी विमा आ गई mL/t-2 A-2। समझना, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर इसका मात्रक था। न्यूटन की विमा, न्यूटन होता है बल का मात्रक और बल की विमा होती है mL/t-2। और नीचे दे रहा है एम्पियर, और एम्पियर की होती है A, तो A स्क्वायर। तो बच्चों जब ये A इस तरफ प्लस का है, नीचे ऊपर जाएगा तो घात काय की हो जाएगी, माइनस की। तो 2 प्लस के था, ऊपर जाके क्या हो गई, 2 घात माइनस की हो गई। तो mL/t-2 A-2 यह क्या आ गया, इसका, इसकी म्यू नॉट की विमा आ गई। ये आ गया इसकी विमा। अब देखो बात करें म्यू नॉट के मूल मात्रक की। तो म्यू नॉट का मूल मात्रक, मूल मात्रक, म्यू नॉट की अगर मूल मात्रक की बात करें तो म्यू नॉट का जो मूल मात्रक होगा यहाँ से लेंगे इसकी विमा से। तो m दे रहा है द्रव्यमान, और द्रव्यमान की विमा होती है किलो, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। L का मतलब है लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। और t दे रहा है समय, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो सेकेंड की जो पावर हो गई वो कितनी हो गई, -2। और t है, A है एम्पियर,
ए है वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर की जो हो गई -2 हो गई। तो इसकी जो म्यू नॉट की जो वीमा आई, सॉरी म्यू नॉट का जो मूल मात्रक आया वो आया, म्यू नॉट का मूल मात्रक आया किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2 और एम्पियर की पावर -2, ये आ गया। तो ये हो गई इसकी बात। अब इसके बाद हम लोग इसको नोट कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, डीबी की, चुंबकीय क्षेत्र की वीमा की तथा मात्रक की। तो मात्रक तो आप लोगों ने पढ़ लिया, इसकी वीमा की हम लोग बात करते हैं। इसको रब किए दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी अभी आपको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। डेरिवेशन करवाएंगे छोटा सा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में संबंध, बोर्ड एग्जाम में अभी तक इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, तो इसलिए इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसमें देखो बात कर रहे हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बी की वीमा की। मात्रक तो आपने निकाल लिया, ठीक है, ये आया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, अथवा बताया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, अथवा टेस्ला, अथवा गॉस, और एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला। ये भी आगे बताएंगे, परेशान ना होइए, क्लियर। अभी देखो नॉर्मल बात करें तो डीबी की वीमा की या चुंबकीय क्षेत्र की वीमा, चुंबकीय क्षेत्र की वीमा, चुंबकीय क्षेत्र की यदि हम लोग वीमा की बात करें तो ऊपर दे रहा है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इसका मात्रक दे रहा है, इसी की वीमा निकाल लो। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की वीमा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इतने की वीमा। तो देखिए भैया, जो न्यूटन होता है वो बल का मात्रक होता है, और बल की वीमा अभी आपने लिखी mLT-2 होती है। एम्पियर की वीमा आप सबको पता है ए होती है, और मीटर की जो होती है वो होती है एल होती है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये दे रहा है एम, एल से एल बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ये भी एल है नीचे और ऊपर एल है तो ये कैंसिल हो गया। ये दे रहा था टी की पावर -2, ए ऊपर जाएगा तो ए की पावर -1, तो ये हो जाएगा एम टी की पावर -2 ए की पावर -1। अब इसके बाद करें, ये तो आ गई वीमा। हम लोग बात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र का मूल मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मूल मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र के मूल मात्रक की यदि हम लोग बात करें तो इसका जो मूल मात्रक आएगा, तो देखो एम मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक आप सभी को पता है क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। टी है समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। ए है एम्पियर, एम्पियर का मात्रक, ए मतलब धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, ए का मतलब एम्पियर हो गया, तो एम्पियर की पावर -1। तो ये आ गया आपका क्या, म्यू नॉट, चुंबकीय क्षेत्र का मूल मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र के मूल मात्रक की बात करें तो यह है इसका चुंबकीय क्षेत्र का मूल मात्रक। नोट कीजिए इतना।